हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में। बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। और 6 चैप्टर बताएगा आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। तो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस वाले चैप्टर का वो भौतिकवाद पे डिपेंड है। भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पर नाम ये वाला, बट जो भी स्पेलिंग है, ठीक है, मटेरियलिज्म कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स ने बता रखा है इसके बारे में। मतलब एक कहते हैं ना, व्याख्या कर रखी है पूरे तरीके से कि भाई ये ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की ही एक कह सकते हो कि ये सिद्धांत है, वो ही यूज़ करते हैं इसको, उन्होंने ही यूज़ किया सबसे पहले, मतलब कि ऐतिहासिक भौतिकवाद को। बेसिकली इसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ऐतिहासिक भौतिकवाद बात करता है आपका हिस्ट्री के बारे में। ठीक है। कार्ल मार्क्स मानते हैं कि अगर आपको किसी भी समाज के बारे में कुछ भी अध्ययन करना है, यानी कि स्टडी करनी है, कोई भी, देखो कोई भी हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो कैसे करते हो, कैसे पता चलता है आपको कि वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है। क्या था उनका समाज, किस तरीके से वो रहते होंगे, ठीक है, क्या किस भगवान की पूजा करते होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, किस बात से पता चलता है। बेसिकली जो वो छोड़ के गए हैं अपने पीछे, यानी कि अपने जो भी उन्होंने बना रखा है, जो आपको भौतिक रूप से प्राप्त होता है। भौतिक रूप से प्राप्त होने से मतलब है कि कोई भी, जैसे कि हम रामायण की बात करते हैं तो कैसे पता चला हमें, क्योंकि भाई लिखी हुई मिली है हमें रामायण। ठीक है, हमें उसके बारे में पता चला कि भाई ये रामायण है। ठीक है, उसके बारे में फिर हमने हिंदी में अनुवाद किया उसका, वो पहले संस्कृत में लिखी गई थी, बहुत ज़्यादा कठिन संस्कृत में। ठीक है, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा गया है कि भाई एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज जो है इंडियंस में या फिर हमारे अंदर अभी तक नहीं है डेवलप हो पाई, जिस समय उन लोगों ने वो लैंग्वेज को लिख दिया था संस्कृत में, महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो ये क्या है, ये ग्रंथ है जो, या भी जो भी कुरान जो लिखे होते हैं, जो भगवान के द्वारा या भगवान के बारे में लिखे होते हैं, या उस समाज के लोगों के बारे में लिखे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो कैसे रहते होंगे, उनकी जो आर्थिक आस्थाएं हैं वो क्या थी, उनकी मतलब आर्थिक स्थिति क्या थी, और उनकी सामाजिक आस्थाएं क्या थी, किस भगवान पे विश्वास करते थे। ठीक है। तो ये जो पता चलता है हमें, कैसे पता चलता है, भौतिकवाद से, यानी कि जो वस्तुएं वो छोड़ के गए हैं हमारे लिए, जिससे कि हमें पता चलता है, यानी कि कोई भी वस्तु, ठीक है, कला हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई भी बुक हो सकती है जो लिख के छोड़ के गए हैं वो लोग। तो ये जो क्या है ना, ये भौतिकवाद के अंदर आते हैं सारी चीज़ें। इसी के द्वारा आप किसी भी समाज के बारे में स्टडी कर पाते हो। ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए ये वाला ऐतिहासिक भौतिकवाद। इससे क्या होता है कि हम हिस्ट्री को पढ़ने में एकदम सक्षम हो जाते हैं, हमें हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि ये हमें अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराता है हमारे समाज के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। देखो, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप हमारे जो अर्ली मैंस थे उनके बारे में पढ़ते हो, होमोसिपियंस जो थे, तो वो ऐसे लोग थे जो कि अपना जो जीवन था उनका बड़ा ही, मतलब एक, उसमें संघर्ष बहुत ही ज़्यादा कम था। संघर्ष कितना था, बस जानवरों को मारने तक का संघर्ष था, है ना। यानी कि शिकार करना, उनको खाने के लिए तो कुछ था नहीं, क्योंकि खेती तो उस समय नहीं होती होंगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, शिकारों को मारना शुरू किया। शिकारों को मारते थे, खाते थे, और मतलब बस उनकी ज़िंदगी वहीं तक थी। उसके बाद उन्होंने जो है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें शुरू की, जैसे कि नाच गाना। भाई रात को आंख जला के बैठे हुए हैं सब लोग, बातचीत कर रहे हैं, उन जो भी उनकी लैंग्वेज है या अपने लैंग्वेज में वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से या अपने आसपास के पड़ोसियों से। ठीक है। ऐसे इस तरीके से वो टाइम पास करते थे। फिर उन लोगों को लगा कि नहीं यार, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई कुछ आर्ट्स बनाना शुरू की। ठीक है। उनको पता चला कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हम जो है कर सकते हैं कि भाई हम अपनी दीवारों को एक जो है कला के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई भी मतलब पेन पेपर नहीं था कि भाई वो लिख दे अपनी जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है। ऐसा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ उस समय तक कोई लिपि नहीं थी उनके पास, भाई कोई राइटिंग का तो कोई जो है भाषा नहीं थी उनके पास, तो वो लिखते कैसे। तो इसलिए उन्होंने जो है चित्र द्वारा प्रस्तुत किया, अपनी जो भी घटनाएं थी जो उस समय होती होंगी वो बता रखी है। उससे हमें पता चलता है, जो साइंटिस्टों ने उसके द्वारा एक जो है उस समाज के बारे में एक विवरण दिया हम लोगों को, एक जो भी जो चीज़ें हुई होंगी उनके बारे में एक समरी दी है कि भाई ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से होती होंगी उस समय, हिस्ट्री में जाके देखा है। जो कि हम पढ़ते हैं हमारी जो बुक्स होती है, 10th 12th क्लास की जो बुक्स होती है उसमें लिखा होता है हिस्ट्री के अंदर कि भाई ये चीज़ें हुई होंगी हमारे साथ। तो
एक जो है इसमें क्या होता है कि एक एविडेंस के तौर पे हमें वो यूज़ करना होता है, जो भी हमें मिले होते हैं साक्ष्य, वो एविडेंस के तौर पे यूज़ करने होते हैं। जैसे कि आप अशोक का जो चक्रधम है, ठीक है, जो कि उन्होंने गौतम बुद्ध की पहली, जो उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना विचार प्रकट किए थे, उसके उसको याद रखने के लिए वो बनाया था, जो अशोक का चक्र होता है, जो आपने अपने नोटों पर भी देखा होगा, ठीक है, जो हमारे देश का प्रतीक है, वो जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी भौतिकवाद के अंदर आता है, क्योंकि उस समय हमें अशोक का जो साम्राज्य है उसके बारे में पता चलता है कि वो पहले कैसे थे, फिर बाद में उनके दिमाग में क्या आया, जी बौद्ध धर्म उनके पास आए और उन्होंने जो है उस बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, कि भाई किसी को मारना नहीं है, वो सब चीज़ें बेकार है, इस तरीके की जो बातें हैं। इससे क्या होता है कि हमें ना एक अपनी हिस्ट्री को जानने में हेल्प मिलती है। ऐसे ही आसमान में कुछ भी कह देना कि भाई हमारे जो पूर्वज है वो ये करते थे या वो करते थे, कोई विश्वास नहीं रखता, ठीक है। आज के ज़माने में लोग तर्क पे विश्वास रखते हैं, तर्क वितर्क पे, या बात करें तो एविडेंस पे कि आपके पास क्या सबूत है उस चीज़ का, राइट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सबूत की बात करता है। जो भौतिकवाद है ये आपसे सबूत के बारे में बात करता है कि सबूत दिखाइए। तो सबूत दिखाने के लिए आपके पास हिस्ट्री में हमारे जो राजा महाराजाएं हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी है, किले बना रखे हैं, तो उससे पता चलता है कि उनका राज था, ठीक है। और किलों के अंदर उन्होंने जो है तस्वीरें बना रखी है, अपने जो है अपने बारे में बता रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। उससे पता चल रहा है, बेशक वो गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, पर हमें एक अंदाज़ा होता है कि उस समय के जो लोग थे उनके विचार कैसे होंगे, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स की देन है और इनका यूज़ किया है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत, एक तरीके से ये सिद्धांत है ये, ठीक है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनके विचार हैं ये। इसको आप मेथड भी कह सकते हो कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए उन्होंने इस मेथड का यूज़ किया, ठीक है, किसी भी समाज के बारे में। देखो, आपके पड़ोस में कोई फैमिली रहती है, आके नई फैमिली आई है, स्ट्रेंजर है वो आपके लोगों के लिए कि भाई ये नए लोग हैं, आए हैं, तो आप पूछते हो उनसे पहले कि आप पहले कहाँ रहते थे, आपका, है ना, आप कहाँ रहते थे, आपका मतलब क्या जो भी है, आप उनके बारे में जानकारी हासिल करते हो। तो ये क्या है, उनका हिस्ट्री शुरू करते हो आप कि भाई उनका जो भविष्य था, उनका सॉरी भविष्य कह रहा हूँ, उनका जो इतिहास था वो क्या है, ठीक है, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्यों आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप पहले शुरू करते हो, नाम पता चलता है, उसके बाद आप देखते हो कि भाई ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ पे ही क्यों आए हैं। इस तरीके की जो बात आप करते हो, अपने पड़ोसियों से पूछते हो, कभी ना कभी तो होता होगा, ठीक है। कोई दोस्त बनता है आपका, उससे पूछते हो कि आप कहाँ से रहने वाले हो, यहाँ पे क्यों आए, फिर वो बताएगा कि भाई पढ़ाई के लिए आया हूँ मैं दिल्ली में। तो ये क्या है, एक मेथड है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समाज के बारे में, कि या किसी फैमिली के बारे में कि वो कहाँ थे पहले, अब कहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक मेथड है, ठीक है, तरीका है समझने का, लोगों के जो जो लोगों का जो इतिहास है उसके बारे में जानने का। ये माल कार्ल मार्क्स ने इसको, इसकी स्थापना करी है, इसकी शुरुआत की है, ठीक है। ये एक तरीके से मेथड है। पृष्ठभूमि यहाँ पे बताया गया है आपको, पृष्ठभूमि के अंदर इसका जो इतिहास है ना। ऐतिहासिक भौतिकवाद बेसिकली आया कहाँ से है, कि भाई ये जो हम मेथड की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स ने जो मेथड निकाला है, ये क्यों निकाला है, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो रीज़न था एक, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ होगा आपके लिए, रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है, हिंगलवाद, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंगलवाद की ही देन है, जिसके कारण कार्ल मार्क्स ने इसको उजागर किया है बेसिकली, या इस विचार को, इस सिद्धांत को अपनाया है। हिंगलवाद मैंने आपको वैसे पढ़ा तो रखा है, पढ़ा नहीं रखा होगा, या फिर मैंने ना एक आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सबसे पहला लिंक जो होगा वहाँ पे सिद्धांत ही है, वो भी सेम बुक है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़े से अलग हो सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है पर बुक का नाम अलग है, या फिर जो कोड है वो अलग है, बाकी सारी बातें सेम कर रहा है। सबसे पहला चैप्टर ही कार्ल मार्क्स का है, उसके अंदर मैंने आपको हिंगलवाद के बारे में बता रखा है। इसमें क्या होता है, हिंगलवाद भी एक विचारधारा ही है, ठीक है, विचारधारा। जैसे कि हम हिंदुओं की विचारधारा अलग है, मुसलमानों की विचारधारा अलग है, सिख ईसाई उनकी विचारधारा अलग है। तो ये विचारधारा है एक तरीके से कि भाई सोच, किसी समूह की जो सोच होती है उसको हम क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। तो हिंगलवाद भी एक तरीके की विचारधारा है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग थे जो कि एक तरीके से ही सोचते थे, ठीक है। हिंगलवाद बेसिकली क्या विचारधारा देता है, ये देता है, ये बोलता है कि कोई भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, या कोई कह रहा है कि भगवान है, तो आप उससे सवाल करिए, ठीक है, क्वेश्चंस पूछिए कि भाई क्यों, ठीक है, कहाँ है भगवान, दिखाइए।
यानी कि सबूत पेश करने की बात करता है, यानी कि सबूत पेश करने की नहीं, ये बेसिकली बात करता है सिर्फ सवाल करने की, डिबेट करने की, जिसको हम इंग्लिश में डिबेट भी कहते हैं। ठीक है, डिबेट से आपको पता चल गया होगा कि ये मतलब क्या है इसका, डिबेट करना बेसिकली किसी भी बात पे। यहाँ पे ना हमारे पास एविडेंस की कमी होती है, यहाँ पे एविडेंस नहीं होते हमारे पास प्रस्तुत करने के या पेश करने किसी भी चीज़ को। पहले कार्ल मार्क्स ना इन्हीं के ही झांसे में आए थे, इनके साथ रहे थे कुछ समय तक, क्योंकि जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, तो उस कॉलेज में ये ना इन समूह के चक्कर में पड़े थे, यानी कि हिंगलवाद के, क्योंकि ये विचार इनको पसंद आया था। इस विचार के कारण ही कार्ल मार्क्स ने एक नया विचार की स्थापना करी, जिसको हमने पढ़ा अभी, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ये जो विचार है ये हिंगलवाद के कारण ही आया है, इनके दिमाग में आया था। ठीक है, क्योंकि उनको लगा था कि सिर्फ डिबेट कर लेना ही प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उसके लिए आपको कुछ सबूत भी देने पड़ते हैं ना। क्योंकि अगर हम बात करते हैं चीज़ों को फैक्ट करने की या चीज़ों को सिद्ध करने की, तो उस समय हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती जिससे कि हम उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि कोर्ट में एक वकील होता है, उसकी वकील की जो सबूत होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो बात कर रहा है, चलो ठीक है, फैक्ट प्रस्तुत कर रहा है, उसके साथ में फैक्ट के साथ में वो जो चीज़ें हैं ना, एविडेंस है, वो भी उसको दिखाने होते हैं कोर्ट को, ताकि जो कोर्ट है वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई ये सही कह रहा है शायद, है ना। फिर बाकी दूसरे वाले व्यक्ति की सुनेंगे, उसके पास एविडेंस ही नहीं है, तो वो जो उसकी बातें हैं ना वो अधूरी रह जाएंगी। बेशक उसकी बातों में कितना भी वजन हो, मैटर नहीं करता, उसके पास एविडेंस नहीं है, तो शायद वो जो है हार सकता है दूसरा वकील। तो ये क्या है, ये वही काम करता है। हिंगलवाद जो था ये एविडेंस पे ध्यान नहीं देता था, ये सिर्फ बात पे ध्यान देता है, जबकि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है या फिर जो भौतिकवाद है वो देता है एविडेंस पे ध्यान। ठीक है, वो सबूतों पे भी ध्यान देता है साथ साथ में। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए पहले, फिर आप एक बार चैप्टर को और पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपको इस मेरा जो मेन मकसद है वो इस कॉन्सेप्ट को समझाना है कि ये ऐतिहासिक भौतिकवाद होता क्या है। उसके अलावा जो कार्ल मार्क्स है वो लोकतंत्र पे भी विश्वास रखते हैं। ठीक है, उनका मानना है कि लोकतंत्र आएगा तो सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और जैसे कि हमने बात की अर्ली मेंस की, तो उसी तरीके का जो समाज है वो उसकी स्थापना की जा सकती है, राइट। उसके अलावा साम्यवाद, बेसिकली यही सेम बात है, साम्यवाद यानी कि अर्ली मेंस। जब भी साम्यवाद शब्द आए समझ लो कि हम बात कर रहे हैं अर्ली मेंस की। ठीक है, यानी कि जो पुराने लोग थे, हमारे पूर्वज थे, उस समय की हम बात कर रहे हैं जब उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, और उस समय सब कुछ समान था, कोई भी ऊंच नीच, जात पात, कोई भी भेदभाव, कोई भी वर्ग के आधार पे कोई भी मतलब कि वो नहीं था, है ना। क्योंकि उस समय वर्ग था ही नहीं, किसी के पास कोई पैसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे सब लोग। उनका मकसद था कि बस खाओ और ज़िंदगी के मज़े लो। ठीक है, संघर्ष कम था उस समय। आज संघर्ष आपको पता है कितना ज़्यादा है, आपको कमाना भी है, खाना भी है, घर के बारे में भी सोचना है कि भाई मेरे घर में नहीं है, मकान बनाना है, ये काम करना है, वो करना है, शादी करनी है, बच्चों के लिए भविष्य देखना है। तो ये क्या है, संघर्ष ज़्यादा है आज, है ना। उनके लिए अच्छी लाइफ देखनी है, स्कूल्स जो है अच्छे होने चाहिए, उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है फिर, है ना, वो भी आपको बंदोबस्त करना पड़ता है। तो ये क्या है, कार्ल मार्क्स का जो है अवधारणा है साम्यवाद के बारे में। इतिहास की अवधारणा ये बेसिकली वही बताएगा जो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो हिंगलवाद है वो कहाँ से आया है, मतलब कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो ये सिद्धांत है ये कहाँ से आया है। ठीक है, उसके अलावा सेम ये वो देखो, बार बार एक ही टॉपिक को घुमा घुमा के देने की कोशिश करते हैं इग्नू में। ये सेम वही बात कर रहा है, इतिहास के प्रति समाजशास्त्री दृष्टिकोण जो अपनाना है उसके बारे में बता रहा है कि समाज और इतिहास के बारे में सिद्धांत को विकसित करने में मार्क्स ने हिंगलवाद का खंडन किया। ठीक है, यानी कि अपने विचार की जब बात आई, देखो हिंगलवाद को उन्होंने यूज़ किया स्टडी करने के लिए, समझने के लिए कि भाई हम चीज़ों को कैसे हम तर्क वितर्क करके जो है समझा सकते हैं, पर ये सीखने के लिए था। अब उनका अपना एक विचार जो है एक नकल निकल के आएगा, क्योंकि वो एक जो है एक विद्वान बन गए हैं। ठीक है, उनका एक अलग उनका अस्तित्व है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनका जो है ये हिंगलवाद नहीं माना, उन्होंने अपना एक नया सिद्धांत की विकास किया, जिसको हमने पढ़ा अभी, ऐतिहासिक भौतिकवाद, राइट। वो भौतिकवाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी मूल मान्यताएं कुछ इस तरीके की है,
यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अंतर संबंधी समष्टि के रूप में, यानी कि जो एक तरीके से समाज है वो एक अपने आप में वॉल होता है, ठीक है, पूरा संपूर्ण होता है। यानी कि अगर आपको समाज के बारे में स्टडी करनी है तो सिर्फ समाज का किसी एक पहलू के बारे में स्टडी नहीं करोगे आप, उस समाज के राजनीतिक, कानूनी, धार्मिक, शिक्षा, इन सभी चीज़ों पे आप पूरा तरीके से ध्यान दोगे, साथ में इतिहास के बारे में भी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, आपके घर में, घर के सामने या घर के अगल बगल में पड़ोसी आके रह रहे हैं, नए लोग आए हैं, तो आप उनके बारे में हिस्ट्री जानते हो, ठीक है, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हो। उसके अलावा उनकी जो राजनीतिक, उनके जो विचार है वो जानते हो आप, ठीक है। उनका जो कानून है वो जानते हो कि उनके घर में क्या रीति रिवाज है, ये कानून होता है, ठीक है। उसके अलावा उनका जो धर्म है, रिलीजियन है, वो जानने की कोशिश करते हो आप। उनकी जो एजुकेशन है वो देखते हो आप कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस फैमिली की जो एक अपने अंदर उस फैमिली के लिए कुछ एक नया, कहते हैं ना, कॉलम खोलते हो कि भाई ये लोग इस तरीके के हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि ये लोग सही नहीं है, इनकी क्वालिफिकेशन कम है, इनका धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टरपन है, लोग वाले हैं, यानी कि कट्टर है अपने धर्म के प्रति, तो आप देखते हो कि इन लोगों से दूरी बना के रखना ज़्यादा सही रहेगा, राइट। तो ये जो है समाज को अगर आपको पढ़ना होता है तो वैसे ही ये समाज में भी अप्लाई होता है। अगर आपको समाज को पढ़ना है तो उस समाज के बारे में आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, उस समाज की राजनीतिक व्यवस्था भी पता होनी चाहिए, कानूनी व्यवस्था भी पता होनी चाहिए, उसके बारे में धर्म का, जो लोग हैं वो एक ही धर्म के हैं, अलग अलग धर्म के, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तब आपको पता चलेगा उस समाज के बारे में प्रॉपर स्टडी कर पाओगे आप, ठीक है। स्टडी की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे। समाज की परिवर्तनशील प्रकृति संघर्ष का परिणाम होते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं परिवर्तनों की, तो परिवर्तन क्यों आते हैं? संघर्षों के कारण, ठीक है। आप मेहनत करते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो आप रोज़ाना, है ना, आप हार्ड वर्किंग मैन हो, वुमेन हो, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको अपने जो भी आपने संघर्ष किया है उसका फल मिलेगा। यानी कि जब आप चेंज हो जाओगे, आपका जो एक आपकी इकोनॉमी है, फाइनेंशियल रूप से आप मजबूत हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो है एक परिवर्तन हमारी लाइफ में आएगा। वैसे ही समाज में भी आता है, जहाँ पे संघर्ष बढ़ता है परिवर्तन भी आता है, ठीक है। मानवीय प्रकृति और सामाजिक संबंध, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मार्क्स के अनुसार मानव प्रकृति में कोई भी बात स्थायी नहीं होती। मानव प्रकृति मूल रूप से ना तो दुष्ट होती है, स्वभाव की होती है, और ना ही मूल रूप से सज्जन स्वभाव की होती है। यानी कि जो लोग होते हैं ना, आपको हर जगह पे हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। आप दिल्ली में आ जाओ, आपको कुछ अच्छे लोग भी देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर बुरे लोग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो मानव की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है इंसान का, वो हर तरीके का हो सकता है। इंसान अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। बीच वाले भी हो सकते हैं, यानी कि जिनका जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, यानी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छे हैं, बुरे लोगों के साथ बुरे हैं, तो उनका जो है नेचर है वो अलग किस्म का होता है। तो ये कह रहे हैं कि समाज, जो प्रकृति होती है मानव की, वो समाज के संबंध से अकॉर्डिंग बनती है। यानी कि आप जैसा संबंध बनाओगे वैसे ही आपको समाज मिलेगा, ठीक है। आप मतलबी दोस्त बनाओगे तो आपको मतलबी ही दुनिया मिलेगी देखने को, ठीक है। उनके साथ अगर आप रहते हो तो काम में वो आपकी मदद नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है, वो आपके सहयोगी नहीं बन पाएंगे ज़िंदगी में। उसके अलावा सिद्धांत क्या है कार्ल मार्क्स के, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो समाज होता है ना, यहाँ पे देखो इस वाले में कह रहे हैं कि जो समाज है वो व्यक्तियों से परे है। यानी कि समाज व्यक्तियों से पहले भी है, समाज व्यक्तियों के बाद भी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए होंगे तो आपके माता पिता, आपकी फैमिली, आपका जो पूरा समाज है वो आपसे पहले भी था, ठीक है। आप चले जाओगे, आप मर जाओगे, उसके बाद भी वो रहेगा, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा समाज। तो यही कह रहे हैं कि जो समाज है वो व्यक्ति से परे है। यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते आप समाज को कि आप पैदा हुए तो उस दिन से समाज की शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप आज मैं हूँ, ठीक है, आज भी समाज है, मैं चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, उसके बाद भी समाज रहेगा, ठीक है, मेरे बाद भी समाज रहेगा। एक और टॉपिक आता है यहाँ पे, ये सवाल आपसे सवाल जो है मतलब कि क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम के टाइम में, अधोसंरचना और अधिसंरचना।
तो ये जो अधिसंरचना है, सॉरी अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये कहता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जब सामाजिक संबंध भौतिक दशाओं के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं तो उसे मार्क्स ने अधोसंरचना कहा है। भौतिक दशा, यहाँ पे बेसिकली जो मार्क्स है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, एक शांत कमरा चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप पढ़ पाओ, जिसके बाद आप अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, नंबर लेके आ पाते हो, ठीक है। वही अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अलावा एक होता है अधिसंरचना, ठीक है। जब आप पढ़ लिख जाते हो उस एनवायरनमेंट में रह के, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि एक संस्था बनाई जाए, शिक्षा की संस्था बनाई जाए, ठीक है, राजनीतिक संस्था बनाई जाए, यानी कि ये जो है आप पढ़ने के बाद इन सब बातों पे ध्यान देते हो, सुपर स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हो। यानी कि जब आप देखो, जब हम अपने हिस्ट्री में देखते हैं तो पहले के जो लोग थे उनके पास पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, ठीक है, वो खुले मैदान में पढ़ते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ना। तो ये क्या था, एक स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था लोगों का कि भाई इस तरीके से पढ़ते थे। लेकिन फिर बाद में पढ़ने के बाद लोगों के दिमाग में आया कि नहीं यार, एक कमरा भी होना चाहिए जिसमें कि बच्चे पढ़ पाएँ, एक स्कूल होना चाहिए, राइट। चार दीवारी होनी चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए, ताकि बारिश वारिश आए, तूफान वगैरह आए, हवा हवा चले तो दिक्कत ना हो बच्चों को पढ़ने में, राइट। तो ये क्या है, ये इंस्पायर करता है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें सुपर स्ट्रक्चर करने में इंस्पायर करता है कि हम आज पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पढ़ना है वो सफल हो जाए, उसके बाद हम जो है अपने समाज को कुछ दे पाए। समाज से पहले होता है अपनी फैमिली, है ना। अपनी फैमिली को हम कुछ दे पाएँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, हमको पढ़ाते हैं वो लोग, ठीक है, हमारे माता पिता। तो हम चाहते हैं कि पहले हम उनको दें, राइट। क्योंकि सब कुछ वही है, अभी समाज अभी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हमारे लिए सिर्फ हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। समाज आता है बाद में, पहले आपकी फैमिली आएगी, अब आपके पेरेंट्स आएंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। हम बात ऊंची ऊंची कर लें वो अलग बात है, पर रियलिटी यही है, पहले आप अपनी फैमिली को देखते हो, उसके बाद आप बाहर जाते हो, राइट। तो ये क्या है, यही जो है अधोसंरचना और अधिसंरचना के अंदर अंतर यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर नहीं है, बेसिकली ये आपस में जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। उत्पादन की शक्ति और संबंध, तो ये उत्पाद की शक्तियाँ बेसिकली वही है, यानी कि आप विज्ञान तकनीक और प्रौद्योगिक उपकरण श्रमिक शक्ति से तय करते हैं कि भाई जो किसी भी देश है उसकी उत्पाद की शक्ति कैसी है। यानी कि जैसे चाइना है आज, वो भारत से नो डाउट आगे है, क्योंकि उसके पास जो टेक्नोलॉजी है हमसे अच्छी है, ठीक है। श्रमिक बल है, शायद हमसे अच्छा भी हो सकता है, हमसे कमज़ोर भी हो सकता है, राइट। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई उसकी आर्थिक स्थितियाँ ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है अपने युवाओं पे, उनको आगे बढ़ाने पे, है ना। बिजनेसेस पे ध्यान देते हैं वो लोग, अपने अपनी तरफ से पैसा लगाते हैं लोगों के लिए कि भाई आप बिजनेस शुरू करो, हम आपको पैसा देंगे, अगर डूब गया तो कोई बात नहीं, अगर काम आ गया, अगर वो चल गया तो फिर हम उसमें से जो है टैक्स के रूप में या फिर जो भी है हम लेंगे, ठीक है। तो इससे तो हमारा ही तो फ़ायदा है, युवाओं को फ़ायदा है, क्योंकि भाई हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा, हमें बिना लगाए जो है उसका लाभ मिल रहा है, हम आराम से जो है आज ठाट से बॉस बन के बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो उसके बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है, जो 20 चैप्टर के अंदर था, जो मेन मेन बातें थी, जो एग्ज़ाम में जहाँ सवाल बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सब जो भी है ये छोटे मोटे सवाल हैं, ये मतलब टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना खुद ही, ठीक है। मैंने जो कॉन्सेप्ट था आपको समझा दिया है। तो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ आपको हेल्प मिली हो इससे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।